कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित की बैठक। लोगों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। सीएम ने की 50 से 75 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कोरबा दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से की चर्चा। मंत्री ने शंका वाले बयान पर किया प्रतिवाद। कोंडागांव की ग्राम पंचायतों में शुरू की गई क्यूआर कोड सुविधा। देव ने सरपंचों को प्रदान की क्यूआर कोड से मिलेगी 3 वर्षों के कार्य की जानकारी। कोंडागांव में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। तालाब के गंदे पानी में खड़े होकर किया जल सत्याग्रह। कमेटी नहीं, आदेश चाहिए कि लगाए न दें। कांकेर के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली हुआ ढेर। 303 बंदूक की कार्रवाई बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी सांसद टिफिन लेकर बूथों में जाएंगे और कार्यकर्ता के साथ बैठकर खाना खाएंगे। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये सब नौटंकी है। अगर टिफिन लेकर जाना है तो एनएचएम के कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे हैं तो उसके पास जाएं। उन्होंने कहा कि उनके साथ टिफिन खाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। ये तो नौटंकी है। क्या मुंह लेकर जाएंगे? हाँ, मतलब में क्या मुंह लेकर जाएंगे वो? अरे पहले टिफिन लेके जाना है तो अभी हड़ताल चल रहा है एनएचएम का, वहां जाके बैठ ले, पहले टिफिन वहीं से उद्घाटन कर ले। और मितानिन हड़ताल पर है, टिफिन वहीं से उद्घाटन कर ले। अगर टिफिन वहीं पे लेकर कोई भी मंत्री जाके खा लेगा, मैं बधाई दूंगा उसको। हिम्मत है किसी में तो पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कई मुद्दों के बारे में चर्चा की। बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट और वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रम में शामिल रहे। पूरे देश में राहुल गांधी जी के आह्वान पर जिस प्रकार मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जो जन जागरूकता फैली है, उससे वोट चोर सत्तारूढ़ दल की बीजेपी घबरा गई है। कांग्रेस का यह संघर्ष चुनाव की निष्पक्षता तक जारी रहेगा। कल बिलासपुर में शानदार वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, आम जनता सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित और हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित रहे और साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भी इस कार्यक्रम को संबोधित किए। निश्चित रूप से ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है और आने वाला समय में प्रदेश में हम रायगढ़ से शुरुआत कर 16, 17, 18 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और लगभग आधा दर्जन जिलों में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान बैज ने विष्णु के सुशासन में कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि विष्णु के सुशासन में कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी है। सरकार और पुलिस के नकारेपन के कारण अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में रोज रोज हो रही हत्याओं के कारण भय का माहौल है। राजनांदगांव में एक दिन में 3 हत्या हो गई है। खुलेआम धमकी देने के बाद एक व्यक्ति को मार डाला गया। प्रदेश हत्या, लूट, दुष्कर्म का गढ़ बन गया है। आदरणीय साथियों, फिर से मैं कह रहा हूं, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था, आम जनता, कांग्रेस पार्टी तो ठीक, विपक्ष तो ठीक, लेकिन आम जनता भी अब सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है, किसकी जिम्मेदारी है। देखेंगे आप 2 दिन पहले राजनांदगांव में जहां पूर्व
15 साल के पूर्व सीएम का विधानसभा क्षेत्र, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार जिले में एक व्यक्ति को खुलेआम धमकी दिया जाता है और उसे हत्या कर दी जाती है। मतलब एक गैंग ने 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, फिर दूसरे गैंग ने एक व्यक्ति को हत्या कर दी जाती है। हालांकि 2 दिन में 4 लोगों की हत्या, चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या है ये? मतलब प्रदेश में इस सरकार में गाजर मूली की तरह आम इंसान मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजू भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान बैज ने पीएससी व्यापम गड़बड़ी भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब परीक्षाओं में सुधार की बात करती थी। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षा कराने का दावा करने वाली बीजेपी के राज में पीएससी की उत्तर पुस्तिका कहाँ जांची जा रही है, कौन जांच रहा, समाचारों में छप रहा है। उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में पीएससी की गोपनीयता भंग हुई, कल मंत्रिमंडल में उनको ही पीएससी का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। व्यापम के एडीयू की परीक्षा में 27 प्रश्न गलत हो गए हैं और अब प्रश्नों को रद्द कर बोनस देने की बात की जा रही है। 1-2 प्रश्न गलत होता तो समझ में आता, 27 प्रश्न गलत है तो पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। बोनस के नाम पर चहेतों को उपकृत करने का काम बंद हो। कैबिनेट मीटिंग में पीएससी को लेकर अनुशंसा भी किए कि परमानेंट अध्यक्ष बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब आप विपक्ष में थे तब यूपीएससी के तर्ज पर पीएससी परीक्षा लेने का आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को सपना दिखाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सब परीक्षा आप घोटालों से भरा हुआ है। वन विभाग का परीक्षा देख ले आप, पुलिस विभाग का परीक्षा देख ले आप, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का उसमें परीक्षा देख ले आप, और उसके बाद अब तो एडीओ की परीक्षा हुई जहां 27 प्रश्न पत्र गलत पाए गए, 27 प्रश्न गलत पाए गए। उन प्रश्नों अगर उतने प्रश्न अगर गलत पाए गए तो आपको परीक्षा तो स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन परीक्षा स्थगित न कर आप उसे बोनस अंक देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप अपने चहेतों को बोनस अंक देंगे और आपकी परीक्षा की गोपनीयता पूरे प्रदेश की युवा देख रहे। परीक्षा कहां जच रहा है, परीक्षा कौन जांच रहा है, सब चीज का स्पष्ट पता। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं। और उसके बाद पीएससी का अभी तक कोई जवाब नहीं आना, और उसके बाद फिर पीएससी को जिस अधिकारी की जिम्मेदारी दी गोपनीयता भंग हुआ और उसे फिर पीएससी का चेयरमैन परमानेंट बनाना। क्या पीएससी इससे पारदर्शिता रहेगा? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजू भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कई मुद्दों के बारे में चर्चा की। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में जिस तरह से कोई अनजान व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में घुसता है, जहां Z+ की सुरक्षा है, ये गलत है, निंदनीय है। इससे मेरे और मेरे घर की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर मेरे घर की रेकी क्यों की जा रही है, ये चिंताजनक है, इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये जनता देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर में क्या रेकी करने आया था, मेरे घर का वीडियो क्यों बनाया था, वो वीडियो किससे देना चाहता था। देखिए, जिस तरह से कोई अनजान व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के घर में, जहां Z+ की सुरक्षा है, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बस्तर जैसे, जहां बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और कोई अनजान व्यक्ति वहां ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से जबरन उनके मना करने के बाद भी घर में घुसकर आखिर क्या करना चाह रहा था। मेरी घर की वीडियो बनाकर वो किसको दिखाना चाह रहा था। मेरी घर में क्या रेकी करने आया था, रेकी करके किसको सूचना देना चाह रहा था वो।
और वीडियो क्यों बना रहा था? क्या मेरे घर की सुरक्षा की पूरी तरह से सुरक्षा की पोल कहीं खोलने का काम तो नहीं? सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र तो नहीं? ताकि कोई भी व्यक्ति अचानक सुरक्षा देख लो, यहां कितना सुरक्षा है नहीं है, इसको पूरे दिखा दो और पूरे प्रदेश को, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसे अवांछित व्यक्ति फिर से घुस जाए और घर में कहीं तोड़फोड़ कर दे या घर में कोई हमला कर दे। जबकि Z+ सुरक्षा व्यक्ति या जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी का प्रमुख घर में इस तरह का घुसना, मैं समझता हूं ये गलत है, ये निंदनीय है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि 50 से 75 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। बताते चले कि सीएम के कोरबा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए बालक बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 10-10 करोड़ रुपए और विशेष पिछड़ी जनजाति के आवासीय विद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही बोका सतुरेंगा पर्यटन के लिए 2 महीने प्रोजेक्ट तैयार करने वन विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2015 से पहले की 115 सिंचाई परियोजना अधूरी है। उसके लिए 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा प्रस्थान से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के आगमन की स्वीकृति मिल गई है, तो वही छत्तीसगढ़ स्थापना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा नगरी है कोरबा, वहां पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक है और उसमें हमारे डिप्टी सीएम और सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उस क्षेत्र के सांसद विधायक सभी रहेंगे और ये प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसका गठन इसलिए गठन किया गया। सर, प्रधानमंत्री जी आएंगे 31 अक्टूबर को, हम लोगों ने पत्र भी लिखा। हाँ, क्योंकि हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा प्रस्थान से पहले मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के चमचा वाली बात को लेकर मंत्री नेताम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजकल चमचा और बेलचा का ही कांग्रेस में चल रहा है, पूरा कांग्रेस इसी पर केंद्रित है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। देखिए क्या चमचा है क्या है, वो आजकल वो चमचा और बेलचा का ही कांग्रेस में वो चल रहा है, पूरे उसी पर जो है केंद्रित है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय
शर्मा मंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप कोरबा के दौरे पर रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कोरबा प्रस्थान से पहले मंत्री रामविचार नेताम ने पत्रकारों से चर्चा की। इसके साथ ही बता दें कि बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से बोलते हुए मंच से माइक छीन लिया गया था। कांग्रेस के अंदर हो रहे अंतर्कलह पर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। मंत्री नेताम ने कहा कि अभी 2 साल में इतना दिखा रहा है, 3 साल आते आते पता नहीं क्या होगा। अभी तो अंतर्कलह देख रहे हैं और इसको दिखाई भी दे रहा है कि आने वाला समय इनका अच्छा नहीं है। ये तो देखिए अभी 2 साल में इस तरह के दिखाई दे रहा है, 3 साल आते आते न जाने कितना होगा। अभी तो अंतर्कलह देख रहे हैं, आगे चल करके इनका उत्तम पैजार होगा बहुत, और इनको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय जो है उनके लिए अच्छा नहीं है। कोंडागांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड सुविधा शुरू की गई है। इस पहल के तहत अब ग्रामीण अपने पंचायत क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और सीईओ जिला पंचायत अविनाश भोई की उपस्थिति में जनपद पंचायत के 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को क्यूआर कोड प्रदान किए गए हैं। बता दें क्यूआर कोड को स्मार्टफोन के कैमरे से स्कैन करने पर संबंधित ग्राम पंचायत में क्रियान्वित सामुदायिक और हितग्राही मूलक कार्यों की जानकारी पीडीएफ प्रारूप में मोबाइल पर सहज और त्वरित रूप से प्राप्त होगी। वहीं जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई ने बताया है कि इस क्यूआर कोड की सुविधा से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों के जन प्रतिनिधियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए जिले या जनपद पंचायत कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने विकासखंड अंतर्गत विभिन्न शासकीय कार्यालयों और संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर शैक्षणिक गतिविधियों, संचालित और विषयों और छात्र छात्राओं की सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने क्लासरूम में विद्यार्थियों से संवाद किया और दूरस्थ गांव से आने वाले छात्राओं के लिए वैकल्पिक आवासीय भवन की व्यवस्थाएं के निर्देश दिए। साथ ही साथ वहां से निकलने वाले विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही कलेक्टर ने चाइल्ड लाइन का भी निरीक्षण किया और सखी वन स्टॉप सेंटर में भी व्यवस्थाओं को देखा और बेहतर काउंसलिंग और देखभाल के साथ ही सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के लिए होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोंडागांव विगत 20 वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार पखवाड़े भर से आंदोलनरत ये कर्मचारी अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में जिले के 581 संविदा कर्मचारियों ने NH 30 पर स्थित बंधा तालाब में जलकुंभी भरे गंदे पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कमेटी नहीं आदेश चाहिए और ग्रेड पे और जॉब सुरक्षा जैसे नारों में से शासन को आड़े हाथों लिया। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार बार बार कमेटी बनाने का खेल रही है, जबकि कर्मचारियों को ठोस निर्णय और नियमितीकरण की गारंटी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के उपरांत अध्यक्ष करण लावत्रे ने बताया कि अब तक 160 बार शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी मंत्री ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की व्यथा सुनने की कोशिश नहीं की। इससे आक्रोशित होकर कर्मचारी अहिंसक विरोध की राह पर मजबूर हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष पूर्व सैनिक सूरज यादव को जीवन बीमा सलाहकार के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर दुबई में
लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ पंकज गुप्ता और चीफ बिजनेस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर कार्तिक चक्रपाणी के हाथों ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जीवन बीमा सलाहकार सूरज यादव को जीवन बीमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर विदेशों में 13,000 सम्मानित किया जा चुका है। माफ कीजिएगा, 13 बार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर, ग्रीस, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया, अजरबैजान, कोलंबो जैसे देश शामिल हैं। पूर्व सैनिक सूरज यादव ने सफलता का श्रेय अपने पॉलिसी धारक गुरुजन मित्रगढ़ परिवार, सगे संबंधियों और इसके साथ ही कोंडा गांव जिला के समस्त नगरवासियों को दिया है। आपको आगे लिए चलते हैं, जहां परलकोट परिवहन संघ पखांजूर के पदाधिकारियों ने एसडीएम पखांजूर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। मामला इस प्रकार से है कि परलकोट क्षेत्र के बांदे रेंज अंतर्गत बांस डिपो से राजनांद गांव के व्यापारी राजेश खंडेलवाल के द्वारा बांस क्रय कर परिवहन किया जा रहा है। परलकोट क्षेत्र से बांस परिवहन के संबंध में एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्र से बांस परिवहन कार्य में बांस क्रय मालिक को 40% एवं परलकोट परिवहन संघ पखांजूर को 60% परिवहन का हिस्सेदारी रहेगा। लेकिन विगत 2 से 3 वर्षों से बांस की कटाई बहुत कम होने के कारण ढुलाई कार्य ठेकेदार ही कर रहा था। प्रतिवर्ष पखांजूर यूनियन की गाड़ियों द्वारा घने जंगल से बांस की कटाई कर बांदे डिपो में लाया जाता है, ताकि आने वाले समय में परलकोट परिवहन संघ के गाड़ियों को ढुलाई का काम मिले। परलकोट परिवहन संघ को ढुलाई कार्य में 60% हिस्सेदारी देना था, परंतु ठेकेदार स्वयं ही ढुलाई कर रहा था। ऐसे में परलकोट जिससे परिवहन संघ के सभी वाहन मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष गोपाल कुंडू ने बात करते हुए जानकारी में बताया कि ठेकेदार राजेश खंडेलवाल से बात करने पर उनके द्वारा धमकी देते हुए राजनेताओं का हवाला देकर यूनियन को परिवहन में हिस्सेदारी देने से साफ इनकार किया जा रहा है। संघ द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मामला? देखिए, परलकोट परिवहन संघ एक बहुत बड़ा संघ है और आज का ज्ञापन देने का मतलब ये था कि काफी समय से 4-5 साल से जंगल की कटाई बंद थी। अभी फिर से कटाई चालू हो गया है। हमारी परलकोट परिवहन संघ की गाड़ियां जंगल से लोकल जो बांस रहती है उस बांस को हम डिपो में लाते हैं और डिपो में लाने के बाद उस परिवहन का भी अधिकार हमारा बनता है, हमारा क्षेत्र अंतर्गत आता है। आज जो बांस व्यापारी द्वारा खरीदा जा रहा है उस बांस का परिवहन हमें नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले में हमारे साथ तय किया हुआ था कि 60-40 का रेशो। सत्ता था ये सत्ता कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये परिवहन व्यापारी ठेकेदारों के साथ था। एक थी तो 60-40 का रेशियो बनता था। 60% परिवहन संघ को दिया जाएगा, 40% नाम से टेंडर होता है बांस का। अभी कुछ दिन से बांदे बासागर में जो बांस परिवहन करके लाया, हमें काम नहीं दिया जा रहा है, परिवहन संघ को दरकिनार किया जा रहा है। कोंडागांव जिले के नहरपारा की रहने वाली सरस्वती नेताम आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। कुछ समय पहले तक उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सरस्वती मजदूरी और छोटे छोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवार में उनकी मां और बड़ी बहन भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। आर्थिक तंगी के कारण जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया था और ऐसे में श्रम विभाग की दीदी ई रिक्शा योजना ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। सरस्वती बताती हैं कि एक दिन उन्हें स्थानीय विधायक लता उसेंडी से दीदी ई रिक्शा योजना के बारे में जानकारी मिली। यह योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके बाद जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और योजना के बारे में सुनकर सरस्वती ने हिम्मत जुटाई और आवेदन किया। उनकी पात्रता जांच के बाद उन्हें श्रम विभाग की ओर से 50,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान की मदद से सरस्वती ने एक ई रिक्शा खरीदा और प्रतिदिन शहर में
ई रिक्शा चलाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।